मैं हूं आसिफ खान। अजमेर रेप कांड भी ऐसा घिनौना केस है जिसमें सिस्टम ने बेटियों की बजाय बलात्कारियों की हिम्मत बढ़ाई है। अजमेर रेप कांड देश का सबसे बड़ा रेप कांड है। इस रेप कांड में 100 से ज्यादा स्कूली बच्चियों को ब्लैकमेल करके रेप और गैंगरेप किया गया। यह मामला इतना भयानक था कि 6 से ज्यादा बच्चियों ने बदनामी के डर से खुदकुशी कर ली और कई ने परिवार समेत शहर ही छोड़ दिया। कई बच्चियां पागलखाने तक पहुंच गई और कई ने तो आज तक शादी नहीं की। देखिए इस रिपोर्ट में। देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल। सबको आज न्याय मिला है और सब न्यायालय द्वारा जो भी निर्णय सुनाया गया है उसके प्रति सबने अपनी संवेदनाएं व्यक्त करी है। 32 साल बाद 6 आरोपियों को उम्र कैद। 30 साल बाद में जाके फैसला आया है और अभियुक्तगण जो है उस समय अपराध करने के बाद में यहाँ से फरार हो गए थे। कुछ लोग तो भारत से बाहर चले गए थे, इस वजह से इसमें समय लगा। देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल जिसमें 100 से ज्यादा लड़कियों को शिकार बनाया गया। 1992 के उस गैंगरेप ब्लैकमेलिंग कांड के 6 आरोपियों को आज अजमेर की पॉक्सो कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है और 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 32 साल बाद जिन 6 आरोपियों को आज उम्र कैद की सजा सुनाई गई है उनमें नफीस चिश्ती, जमीर हुसैन, सलीम चिश्ती, सोहिल गनी, मुंबई के इकबाल भाटी और इलाहाबाद निवासी नफीस उर्फ टार्जन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। देश के सबसे बड़े बहुचर्चित ब्लैकमेल कांड में आज अजमेर न्यायालय ने अपनी सजा सुनाई है। इस मामले में 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी 6 आरोपियों पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में अभी भी एक आरोपी फरार चल रहा है। वहीं यह सभी आरोपी अब हाईकोर्ट में अपनी अपील दायर करेंगे। छात्राओं के गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग मामले में कुल 18 आरोपी थे, जिनमें 9 को सजा सुनाई जा चुकी है। एक आरोपी दूसरे मामले में जेल में बंद है, एक सुसाइड कर चुका है और एक फिलहाल फरार है। अजमेर सेक्स स्कैंडल की शिकार 100 से ज्यादा लड़कियां बनी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फारूक चिश्ती नामक शख्स ने राजस्थान के एक गर्ल्स कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की को अपना निशाना बनाया। फारूक ने लड़की के साथ रेप किया और उसकी अश्लील तस्वीरें खींच ली। उन्हीं तस्वीरों को दिखाकर फारूक ने उसे ब्लैकमेल किया और लड़की से अपनी सहेलियों को फार्म हाउस पर लाने के लिए कहा। फिर एक के बाद एक कई लड़कियां इस जाल में फंसती चली गईं। फारूक और उसका गिरोह ज्यादातर हिंदू लड़कियों को अपना निशाना बनाता था। इस सेक्स स्कैंडल में कई बड़े अधिकारियों से लेकर नेता भी शामिल थे। आरोप ये भी है कि पुलिस को जब इस बात की भनक लगी तो दंगे भड़कने के डर से पुलिस ने एक्शन ही नहीं लिया, क्योंकि फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती समेत गिरोह के कई लोग यूथ कांग्रेस के सदस्य थे और अजमेर शरीफ दरगाह से भी इनका जुड़ाव था। साल 1992 में जब एक अखबार ने इस सेक्स स्कैंडल का खुलासा किया तो पूरे देश में भूचाल आ गया। कुछ लड़कियों ने इज्जत बचाने के लिए आत्महत्या कर ली तो कई लोग इस सेक्स स्कैंडल के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। इस केस में 104 लोगों ने गवाही दी। 3 पीड़ित लड़कियां अपने बयान पर आखिर तक डटी रही। कोर्ट ने आज 208 पेज का फैसला सुनाया जिसमें 6 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। लगभग 32 साल बाद में जाके फैसला आया है और अभियुक्तगण जो है उस समय अपराध करने के बाद में यहाँ से फरार हो गए थे। कुछ लोग तो भारत से बाहर चले गए थे, इस वजह से इसमें समय लगा और बाद में एक स्ट्रेटेजी की तरह एक अभियुक्त आता गया और उसके बाद में पुनः विचारण किया गया, इसलिए काफी लंबा समय जो है वो विचारण में लग गया। सुप्रीम कोर्ट के क्रीमी लेयर पर दिए गए फैसले के खिलाफ बुधवार को भारत बंद है। इस बंद को कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों का समर्थन मिल रहा है। हालांकि केंद्र सरकार साफ कर चुकी है कि पुरानी व्यवस्था के साथ है, फिर भी विपक्ष समेत कई संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया है और यही वजह है कि 21 अगस्त को भारत बंद का फैसला लिया गया है। बुधवार को पूरा भारत बंद है। सुप्रीम कोर्ट के क्रीमी लेयर पर दिए फैसले का विरोध, SC/ST समूहों का बंद को समर्थन। एक अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण पर जो फैसला दिया उसके विरोध में 21 अगस्त यानी कि बुधवार को भारत बंद किया जा रहा है, जिसका समर्थन
बहुजन समाजवादी पार्टी समेत तमाम विरोधी नेता कर रहे हैं। प्रदेश की बात करें तो यहाँ SC/ST समूहों ने बंद को समर्थन दिया। हालांकि केंद्र सरकार साफ कर चुका है कि क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ सलाह दी थी, जिसमें राज्य सरकारों को SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण का अधिकार है। ये सब अपोजिशन रूल्स स्टेट से होता ही आया है जी, आकर के सुप्रीम कोर्ट में ही गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 में, जिसमें अनुसूचित जातियों का वर्णन लिखा हुआ है, समावेश लिखा हुआ है, जातियों के नाम लिखे हुए हैं, उसमें राज्य चाहें तो सब कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, राज्य चाहें तो। ये राज्यों को अधिकार दिया है। केंद्र सरकार राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पर भ्रम फैलाने का आरोप लगा रही। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि सरकार को इस मसले पर अपना रुख साफ करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का बहुत क्लियर स्टैंड है कि आरक्षण की व्यवस्था जो संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर देके गए हैं, उस व्यवस्था के साथ में किसी तरीके का न खिलवाड़ होने देंगे और न उसको कमजोर होने देंगे। इसलिए केंद्र सरकार को समय रहते हुए अपने स्टैंड को क्लियर करना चाहिए और जो ये SC/ST के हमारे भाई जो आंदोलन कर रहे हैं, उनको क्लियर कट बात बतानी चाहिए कि हम इस संविधान में दिए गए आरक्षणीय व्यवस्था के साथ में किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। SC/ST आरक्षण पर भारत बंद के फैसले पर बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि इस मुद्दे पर भारत बंद की जरूरत ही नहीं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी तंज कसा है। मना कर दिया, प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई और ये मना कर दिया हम किसी प्रकार का क्रीमी लेयर लागू नहीं करेंगे। तो केवल राजनीतिक फायदे के लिए लोग बाग ST/SC को गुमराह करना चाहते हैं, बहकाना चाहते हैं, देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं, वो किसी भी तरह से उचित नहीं। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत का कहना है कि केंद्र जो भी फैसला लेगी उन्हें मंजूर होगा। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो SC/ST वर्ग के साथ है और उनकी भावनाओं की कद्र करते हैं। केंद्र सरकार के निर्णय जो होगा इसके अंदर उसके साथ रहेंगे। और दूसरा, संविधान हमारा किसी भी वर्ग के अंदर उप वर्गीकरण के लिए नहीं कहता है। हम SC/ST वर्ग के लोगों के साथ में हैं, उनकी भावनाओं की कद्र करेंगे और संविधान के खिलाफ में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जहां SC/ST वर्ग के लोगों के साथ में समानता का जो भाव है वो नहीं हो। हम निश्चित ही उनकी भावनाओं की कद्र करेंगे। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने 1 अगस्त को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण पर बड़ा फैसला देते हुए कहा कि राज्यों को आरक्षण के लिए कोटा को भीतर कोटा बनाने का अधिकार है। यानी राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए सब कैटेगरी बना सकती हैं। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत अनुसूचित जातियों पर भी उसी तरीके से लागू होता है जैसे ये OBC पर लागू होता है। कोर्ट के इस फैसले का बसपा सुप्रीमो मायावती समेत तमाम नेता विरोध कर रहे हैं और इसी विरोध में बुधवार को भारत बंद बुलाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बीजेपी से राज्यसभा प्रत्याशी रवनीत सिंह बिट्टू जयपुर पहुंच चुके हैं। जयपुर पहुंचते रवनीत सिंह बिट्टू ने CM भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है, इसलिए बिट्टू कल ही नामांकन दाखिल करेंगे। आपको बता दें कि न्यूज़ 18 राजस्थान रवनीत सिंह बिट्टू के नाम की जानकारी पहले ही दे चुका था। हमारी खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी है। जयपुर एयरपोर्ट पर रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि राजस्थान की मिट्टी का कर्जदार रहूंगा और पूरी इज्जत और शान से सेवा करूंगा। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व का आभार जताया। इनके कारण, इनके MLO के कारण, MLA लोगों के कारण बने हैं। तो मैं हाथ जोड़ अपनी तरफ से इनका आभार प्रकट करता हूं। मेरे ऊपर हमेशा बहुत बड़ा कर्ज जो मेरे ऊपर चढ़ा है और मैं एक बात ये कह सकता हूं कि ये पार्टी ने बहुत बड़ा फैसला किया है। पंजाब और हरियाणा दोनों ही दोनों बॉर्डर स्टेट हैं और बॉर्डर स्टेट हमेशा दुश्मन को रोक के रखते हैं और हिंदुस्तान भारत की
हमेशा अपनी जान कुर्बानियाँ देके कोई भी आंच है ये दोनों सूबे आने नहीं देते। और दूसरी बात, हमारा स्टेट्स हैं जो एडजर्निंग स्टेट्स हैं, बॉर्डर पे पंजाब और हरियाणा लगता है दोनों का, और मैं अपनी तरफ से, मुझे ये मौका मिला है जो राजस्थान से MP बनने का, राज्यसभा में जाने का, मैं जो हमारी पगड़ी है राजस्थान की पगड़ी, उसे हमेशा, और उसका रंग है जो और गूढ़ा होगा, और इज्जत और शान से राजस्थान की सेवा करेगा। वहीं आपको बता दें कि न्यूज 18 राजस्थान ने सबसे पहले आपको बताया था कि केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को बीजेपी राजस्थान से उम्मीदवार घोषित करेगी। देखिए इस रिपोर्ट में। राज्यसभा का चुनावी रण, रवनीत सिंह बिट्टू होंगे बीजेपी के उम्मीदवार। कांग्रेस का उम्मीदवार उतारने से इनकार, बीजेपी का निर्विरोध जीतना तय। बीजेपी ने राज्यसभा चुनावों के लिए राजस्थान से प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने रवनीत सिंह बिट्टू को प्रत्याशी बनाया है। रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस के टिकट पर 3 बार सांसद रह चुके हैं। वो पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह के पोते हैं। पंजाब की लुधियाना सीट से सांसद रहे। 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। चुनाव हारने के बाद भी केंद्र सरकार में मंत्री बने। केंद्र सरकार में अभी रेल राज्य और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री हैं। इधर नामांकन दाखिल करने से ठीक एक दिन पहले कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो एक सीट पर होने जा रहे राज्यसभा चुनाव पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस संबंध में बयान जारी किया कि राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है, जिसे देखते हुए पार्टी ने उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया। कांग्रेस के इस फैसले के बाद ये तय हो गया है कि राजस्थान में राज्यसभा चुनाव नहीं होंगे और बीजेपी प्रत्याशी रवनीत सिंह बिट्टू निर्विरोध ही निर्वाचित होंगे। पूर्ण बहुमत है भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा के एक उम्मीदवार के चयन के लिए, इसलिए हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, हम प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं। हम तोड़ फोड़, हॉर्स ट्रेडिंग और अनावश्यक इस तरीके का कोई नकारात्मक माहौल पैदा करने में विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए हमारे पास पूर्ण बहुमत बीजेपी के पास में है, इसलिए बीजेपी जिसको भी उतारेगी वो निर्विरोध यहां से निर्वाचित होगा। पहले भी आपने देखा होगा। राज्यसभा की खाली हुई सीटों को भरने के लिए 7 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था और 3 सितंबर के लिए इसकी चुनाव की तारीख तय की गई थी। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल के लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद प्रदेश में राज्यसभा की सीट पर उपचुनाव हो रहा है। वेणुगोपाल का कार्यकाल 21 जून 2026 तक का था। राजस्थान में 10 राज्यसभा सीटों में से फिलहाल 9 भरी हुई हैं। इनमें 5 सांसद कांग्रेस और 4 बीजेपी के हैं। अब उपचुनाव के बाद दोनों पार्टियों के सांसदों की संख्या बराबर हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और राजधानी जयपुर में एक बार फिर आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला। कुत्तों के झुंड ने मासूम बच्चे को काट लिया और इन कुत्तों के झुंड ने मासूम को घेरकर हमला किया। इस मासूम बच्चे को 2 महिलाओं ने हिम्मत से बचाया। यह घटना गणेश विहार कॉलोनी की है। छोटा सा बच्चा जो आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है, इसके ऊपर कई कुत्ते एक साथ टूट पड़े। अगर आप पेड़ के पीछे बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको 2 से ज्यादा कुत्ते यहां पर नजर आएंगे और इस बच्चे को घेरते हुए नजर आएंगे। पास खड़ी ये दोनों महिलाएं वहां से भागती हैं, इस बच्चे को बचाती हैं। तब तक इस बच्चे को काटा जा चुका था। आप टांग पर ये दांतों के निशान देख सकते हैं। और केवल ये गणेश विहार कॉलोनी की ही का मामला नहीं है, बल्कि जयपुर के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर आवारा कुत्तों से आम लोगों का जीना मुहाल है। आए दिन कुत्तों के अटैक की ऐसी घटनाएं सामने आती रहती है। बावजूद इसके प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। और ये बड़ी खबर बीकानेर से, 2 युवतियों को अफीम के साथ रील बनाना महंगा पड़ गया। रील वायरल हुई तो पुलिस ने एक्शन लिया।
जेएनवीसी के घर पर सर्च किया गया। घर पर अफीम और डोडा पोस्ट मिले। दोनों युवतियों को गिरफ्तार किया गया है। एनडीपीएस में मामला दर्ज किया जा चुका है। एसपी तेजस्विनी गौतम के निर्देशन में थानाधिकारी सुरेंद्र पचार ने यह कार्रवाई की है। हिरण के शिकार के खिलाफ श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ में रविवार को शुरू हुआ आंदोलन तीसरे दिन भी जारी है। दोपहर 2:15 बजे से नेशनल हाईवे 62 जाम कर वन्य जीव प्रेमी बैठे हैं। नेशनल हाईवे जाम होने के बाद वन्य जीव प्रेमियों से बात करने पहुंचे श्रीगंगानगर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी वन्य जीव प्रेमियों को समझाने में नाकाम रहे और दोपहर 2:15 बजे से ही श्रीगंगानगर और सूरतगढ़ का संपर्क पूरी तरीके से कट गया। हालांकि कलेक्टर ने आश्वासन दिया कि वो रेंजर के निलंबन के आदेशों से उन्हें अवगत करवाएंगे। इस पर आंदोलनकारियों ने भी कहा कि वो लिखित में आदेश देंगे तभी हाईवे को छोड़ देंगे। फिलहाल नेशनल हाईवे वन्य जीव प्रेमी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। सब लोग इस हाईवे अगर कल आप 15,000 आदमी इकट्ठा कर लिया। पिछले 3 दिनों से जीव प्रेमी धरने पे बैठे हुए थे और सरकार से प्रशासन थे जिस बात को लेकर के इनकी नाराजगी थी, जो इनकी मांगे थी वो प्रशासन के द्वारा मानी नहीं गई। इसलिए वहाँ से चल करके आज इस हाईवे पे मजबूरन जीव प्रेमियों को आना पड़ा है और यहाँ आने के लिए सरकार के तंत्र ने इनको मजबूर किया। ये अपनी इच्छा से नहीं आए, उन्होंने मजबूर किया है, तब यहाँ हाईवे के आकर के आज बैठना पड़ा है। और सभी जीव प्रेमियों की पुरजोर मांग है, जब तक हमारा मांग पत्र सरकार के द्वारा प्रशासन के द्वारा मंजूर नहीं किया जाएगा तब तक कोई भी जीव प्रेमी यहां से हटने वाला नहीं है। भीलवाड़ा में मूसलाधार बरसात जारी है। यहां बिजली गर्जना के साथ झमाझम बरसात हुई जिससे भीलवाड़ा वासियों को गर्मी से राहत मिली है। अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें, भीलवाड़ा में जोरदार बरसात। जयपुर में बरसात के साइड इफेक्ट, फतेह सिंह मार्केट में जमीन धंस गई। 10 फीट गहरी जमीन धंस गई। मेट्रो के नीचे यह हादसा हुआ है। और बारिश के बाद ये साइड इफेक्ट की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। सड़क के ठीक किनारे 10 फीट जमीन नीचे ढह गई। फतेह सिंह मार्केट की ये तस्वीरें हैं। हालांकि सड़क के बीचों बीच ये हादसा नहीं हुआ, अन्यथा दुर्घटना की आशंका हो सकती थी। और दौसा में भी जोरदार बरसात हुई। इस मूसलाधार बरसात से शहर की सड़क दरिया बन गई और निचले इलाकों में पानी भर गया। पिछले 2-3 दिन से बरसात का अंतराल चल रहा है। ऐसे में लोगों को गर्मी और तेज धूप का भी सामना करना पड़ रहा था। लेकिन शाम को बरसात से दौसा शहर तरबतर हो गया और दौसा में पानी ही पानी नजर आया। यहां मंडी रोड पर भारी जल जमाव के कारण वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा शहर के निचले इलाकों में भी कॉलोनियों की जलमग्न नजर आई। दौसा में एक बार फिर बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते दौसा के मंडी रोड पर ज़बरदस्त पानी की आवक हुई है। कई दिनों के बाद ये बारिश हुई है और बारिश के बाद आप तस्वीरें देख सकते हो कि जो वाहन हैं वो पूरी तरह पानी के बीच में होकर गुजर रहे हैं। लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। दौसा का ये मंडी रोड है, इसकी तस्वीरें आप देख सकते हो अपने टीवी स्क्रीन पर। और क्योंकि पहले काफ़ी बारिश आई थी, लेकिन पिछले 1-2 दिन से बारिश का गैप लगा हुआ था, लेकिन आज फिर एक बार ज़ोरदार बारिश हुई है और जो गाड़ियां हैं वो पूरी तरह जलमग्न टाइप नज़र आ रही हैं। और काफ़ी देर तक ये बारिश का दौर देखने को मिल रहा है और लगातार जो बारिश के कारण मंडी रोड पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। और भी दौसा शहर के जो निचले इलाके हैं वहाँ ज़बरदस्त पानी आया है और भारी बारिश हुई है, एक तरीके से यूँ कहा जा सकता है। लेकिन ये बारिश करीब आधे से 1 घंटे तक काफ़ी तेज़ बारिश हुई है। उसके बाद में बारिश हल्की भी हुई है, लेकिन लगातार बारिश का दौर जारी है। ऐसे में 2-3 दिन के गैप के बाद दौसा में एक बार फिर बारिश का दौर देखने को मिला है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। प्रदेश के कई जिलों में भारी बरसात ने तबाही मचाई है, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है।
कई जिलों में मानसून की हल्की बरसात अभी भी जारी है। गुरुवार से भारी बारिश का दौर शुरू हो सकता है और 12 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। इनमें भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, टोंक और उदयपुर शामिल है। इस रिपोर्ट में देखिए। प्रदेश में भारी बारिश का दौर थम चुका है, लेकिन कुछ जिलों में अभी भी हल्की बारिश का दौर जारी है। सरहदी जिले जैसलमेर के धोरों में बारिश से नदियां उफान पर हैं, जिससे आमजन परेशान नजर आ रहा है। जैसलमेर में पिछले 2 दिनों में हुई भारी बारिश से ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पाकिस्तान बॉर्डर से लगे करीब 80 गाँव का संपर्क टूट गया है। जिले के सम गाँव सहित आसपास के गाँव में पानी भर गया है। घर, दुकान, बिजली घर में पानी डूबने से लोग परेशान हैं। यहाँ पिछले 15 दिनों से इसी तरह के हालात बने हुए हैं। सम गांव के इलाकों में अब तक 590 mm बारिश हुई है। इस इलाके में पिछले 5 साल से 190 mm औसत बारिश होती आई है, लेकिन इस बार मानसून सीजन में अब तक करीब 590 mm बारिश हो चुकी है। उधर टोंक के पीपलू में तेज बहाव से पिकअप निकालने की लापरवाही भारी पड़ गई। पानी के तेज बहाव के बीच पिकअप डूब गई। पीपलू बगड़ी मार्ग के तेज बहाव में पिकअप फंस गई। इस दौरान ड्राइवर ने पिकअप के ऊपर चढ़कर अपनी जान बचाई। पिकअप के पानी में फंसने की जानकारी के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने एसडीआरएफ टीम को बुलाया, लेकिन इससे पहले ही स्थानीय ट्रैक्टर की मदद से चालक को पिकअप से बाहर निकाल लिया गया। गनीमत रही कि पिकअप चालक को समय रहते बचा लिया गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। इधर अलवर में हुई तेज बारिश के बाद सिलीसेट झील लबालब भर गई है। झील में पानी की आवक लगातार जारी है। थोड़ी और बारिश होने पर किसी भी समय झील के ऊपर पानी की चादर चल सकती है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि झील के आसपास सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। लोगों की भीड़ झील के पास पहुंच रही है। इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बता दें, अलवर जिले में बीते 8 सालों की तुलना में इस साल सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। इसका असर भी अब नजर आने लगा है। जिले के कई बांध भर चुके हैं। अरावली की पहाड़ियों के बीच सिलीसेट झील अब लबालब हो चुकी है। झील इससे पहले 2016 में भर गई थी। झील की भराव क्षमता 28.9 फीट है और वर्तमान में झील में 28.7 फीट तक पानी भर चुका है। बूंदी में बड़ा टनिया गांव में 3 से 4 फीट पानी भरा हुआ है। सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हो गई है। पानी ने चारों तरफ से घरों को घेर रखा है। बच्चों को स्कूल जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिल रही। सर, इसमें तो 1000 बीघा जमीन खत्म हो गई, पानी भरा हुआ है, जानवर डूबे हुए हैं, धान की फसल तगात खत्म हो गई और पूरे गांव को बहुत तगड़ी परेशानी है। इससे ये पानी निकलना ही चाहिए। परेशानी इतनी जोरदार हो रही है। सब बारिश हुई, बारिश के बाद में 50 किसानों की 500 बीघा के करीब जमीन डूबत में है और जो पहले बरसाती नाला था, पानी उससे निकास होता था, वो नाला बंद हो रखा है, जिससे किसानों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। ऐसे में बहुत से किसानों का सूखा चारा पानी में डूब जाने से मवेशियों को चारा खिलाने का संकट आ गया है। इस बीच बड़ानिया गांव के पास बूढ़ा बांध भी भर गया है, जिसके गेट खोले गए तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। मौसम केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार से एक बार फिर से भारी बारिश का दौर शुरू होने की संभावना जताई गई है। विभाग की ओर से 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। इनमें भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, टोंक और उदयपुर शामिल हैं। इन्हीं 12 जिलों में शुक्रवार 23 अगस्त को भी भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोटा के एरोड्रम सर्किल के पास आकाश मॉल की रूफटॉप पर चल रहे स्टेला बार में देर रात को छापामार कार्रवाई की। बियर बार पर कई अनियमितताएं पाई गई। मौके पर डीवाईएसपी राजेश टेलर, गुमानपुरा थाना अधिकारी भूरी सिंह, आबकारी विभाग की टीम, नगर निगम मुख्य अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास की टीम ने अचानक निरीक्षण किया। कोटा का एक रूफटॉप बियर बार है। प्रशासन की सभी टीमें, जिसमें पुलिस भी शामिल है, आबकारी विभाग भी शामिल है और साथ ही साथ नगर निगम भी शामिल है। जब शिकायत मिली इस बार को लेकर तो प्रशासन की सभी टीमें वहां पर पहुंची और जांच में पाया गया कि इस रूफटॉप बियर बार में कई अनियमितताएं, कई तरीके से कानून का उल्लंघन शामिल है।
और बड़ी खबर, उदयपुर चाकूकांड में बड़ा एक्शन। मामले में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। उदयपुर भटियानी चौहट्टा की प्रधानाचार्य ईशा धर्मावत निलंबित की गई है। विभागीय जांच तक निलंबन के आदेश जारी किए गए। भटियानी स्कूल के अध्यापक राकेश जारूली को भी एपीओ किया गया है। एपीओ कर उदयपुर के भैंसरोडगढ़ ब्लॉक में उसका तबादला कर दिया गया है। विभागीय जांच के चलते एपीओ कर उदयपुर के सबसे दूरस्थ भैंसरोडगढ़ ब्लॉक में तबादला किया गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर व निदेशक आशीष मोदी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता लवली वधवा हमारे साथ जुड़ गए। लवली, 2 दिन के बाद में जब जो देवराज था उसकी अंत्येष्टि के बाद में बड़ा एक्शन शिक्षा विभाग का। देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले में जिला कलेक्टर उदयपुर की तरफ से जो पत्र प्राप्त हुआ था, जो पूरी रिपोर्ट प्राप्त हुई थी और इस बेहद जो दर्दनाक घटना जो हुई है जिसको लेकर के उदयपुर की आबोहवा खराब हुई है, उस तमाम चीजों को देखते हुए शिक्षा विभाग ने उदयपुर कलेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर मुख्य जो मंत्री हैं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, उनकी मंजूरी के बाद में इस पर एक बड़ी कार्रवाई जो है वो कर दी है। और जो प्रधानाचार्य हैं उन्हें निलंबित करने के साथ साथ में जो वरिष्ठ अध्यापक हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो बच्चों से बातचीत कर सकते थे, उनसे समझाइश करते, बच्चों पर निगरानी रखने की जिनकी जिम्मेदारी है उन शिक्षकों की, उन्हें एपीओ करके भैंसरोडगढ़ यानी कि उदयपुर से करीब 400 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थान, जो 300 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर ये स्थान जो स्थित है, वहां पर इनका तबादला जो है किया गया है। वहां पर पोस्टिंग नहीं दी गई है, केवल एपीओ के आदेश जो है वो दिए गए हैं। एपीओ के तौर पर ये वहां पर आधी तनख्वाह के साथ में वहां पर अपनी हाजिरी जो है वो भरेंगे और जो प्रिंसिपल है उन्हें जब तक पूरी जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक उन्हें निलंबित रखा जाएगा। और अगर जांच में ये दोनों दोषी पाए जाते हैं तो संभवतः सरकार बड़ी कार्रवाई करते हुए इन दोनों को सेवा से भी बाहर निकालने का रास्ता निकाल सकती है। लवली, टीचर और प्रिंसिपल दोनों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया मिल पाई इस सरकार के एक्शन को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही जो किससे जो है वो विभाग ने भी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब जो है वो दोनों ही नहीं दे पाए और दोनों ही जिस समय घटना हुई थी उस समय मौके पर मौजूद नहीं बताए जा रहे हैं, मौके से नदारद जो थे वो बताए जा रहे हैं, जिसके आधार पर जो उनकी लापरवाही है, गंभीरता है, वो जो है वो आदेशों के अंदर भी इस बात का जिक्र किया गया कि जिला कलेक्टर समेत जो तमाम लोगों ने जो मौके पर प्रारंभिक जांच की है उसमें इनकी लापरवाही, घोर लापरवाही जो है वो देखी गई है, जिसके आधार पर दोनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। स्कूल के जो अन्य स्टाफ के लोग हैं उनके भी बयान जो है वो पुलिस दर्ज करेगी और विभाग की जो विभागीय जांच की टीम है वो भी पूरे मामले में पड़ताल करेगी। अगर और भी लोग दोषी होंगे इस स्कूल के इस पूरे चाकूकांड में तो उनके खिलाफ भी सरकार की ओर से फ्री हैंड दिया गया विभाग को कि अगर किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति दोषी है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि राजस्थान की जो प्रदेश की आबोहवा है, इस विद्यालयों के अंदर जो एक अमन चैन का माहौल है वो खराब ना हो सके और विद्यार्थी जो है विद्यालय में पढ़ाई लिखाई कर सके, ना कि चाकूकांड जैसी कोई हरकत हो, ताकि राजस्थान की शिक्षा का जो वातावरण है वो खराब ना हो सके। जी लवली, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।